ही का तमाम ये कम्बोजवाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आपका स्वागत है मनी 9 में। समय हो गया है प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का, लेकिन आज शो की शुरुआत करें उससे पहले मुझे अपना कल का प्रॉमिस याद है। मैंने आपसे कहा था कि पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ आपके लिए सरप्राइज लेकर आऊंगा अपने इस शो में। आज का सरप्राइज क्या है ये हम अंशुमान जी से सुनते हैं। सर, आज का सरप्राइज क्या है दर्शकों के लिए? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। मनी सेंट्रल में आज का सरप्राइज पूरी मनी 9 टीम की तरफ से है आपके लिए। वो काम जिसकी कोशिश, जिसका प्रयास पिछले कई महीनों से चल रहा था, हम आपके सामने लेकर आ गए हैं मनी 9 ऐप। भारत का पहला OTT पर्सनल फाइनेंस मोबाइल एप्लीकेशन जो आपके सामने है, और इसे आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ मनी सेंट्रल ही नहीं और भी बहुत कुछ होगा, और एक बिल्कुल नए तरीके का पर्सनल फाइनेंस बिजनेस एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इसके बारे में और चीजें कुछ आपको शुभम बताएंगे। बिल्कुल, दर्जन भर से ज्यादा शो, सैकड़ों वीडियो, सैकड़ों तरीके के रिसर्च हमारे इस पर्सनल फाइनेंस के OTT प्लेटफॉर्म पर, मोबाइल ऐप पर आपको मिलेंगे। एंड्रॉयड, iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर ये आ चुका है। आप इसको अभी डाउनलोड कर सकते हैं और आपके दिमाग में क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं अपने पैसे से जुड़ा, वो सब कुछ आपको यहां मिलेगा। आप प्रॉपर्टी के बारे में ढूंढ रहे हैं, आप टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप चैन की सांस लेना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि शेयर बाजार में अच्छा शेयर कैसे चुने, यानी निवेश की दुनिया, बचत की दुनिया, कर्ज की दुनिया, खपत की दुनिया, आप इस दुनिया से जुड़ा कोई भी सवाल अगर अपने मन में लिए बैठे हैं तो उसका जवाब यहां है। सर, एक सवाल मेरा आपसे कि मनी 9 कैसे स्पेशल है, कैसे अनूठा है, कैसे ये सबसे अलग है? हाँ शुभम, मनी 9 अनूठा है और जिसका प्रयास हम लगातार पिछले दिनों से कर रहे थे। हमारे आपके खबर लेने का और खबर समझने का और जानने का तौर तरीका पिछले दिनों में काफ़ी बदल चुका है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम अंग्रेजी में नया लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, हमारे बातचीत की भाषा, हमारे ज्ञान की भाषा अब वीडियो की भाषा हो गई है, क्योंकि टेक्स्ट एक सीमा के बाद भाषाई बंटवारे के कारण या भाषाई चुनौतियों के कारण हमारे पास तक नहीं पहुंच पाता है। और मनी 9 में हमने पहली बार प्रयास किया, और इसीलिए हम इसको भारत का पहला मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस OTT कह रहे हैं। यानी इसमें लगभग वैसा ही एक्सपीरियंस है जो आप बाकी OTT चैनल्स में लेते हैं। हम पहली बार सिर्फ और सिर्फ वीडियो आधारित, पूरी तरह वीडियो आधारित पर्सनल फाइनेंस ऐप लेकर आए हैं। इसके साथ इसमें ऑडियो भी है और बहुत ही एक्सक्लूसिव, बहुत ही अच्छा रिसर्च बेस्ड टेक्स्ट की जानकारी भी है। पूरा का पूरा ऐप आपको वो एक्सपीरियंस देगा जो आप आमतौर पर मोबाइल पर बाकी OTT ऐप्स को देखकर हासिल करते हैं। इसमें एक और बहुत बड़ी खास बात है जो सबसे यूनिक है, जो बात शुभम ने पूछी, ये आपको 7 भाषाओं में एक साथ उपलब्ध है। मनी 9 के ऐप पर आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ हिंदी आती हो, आप जिस भी भाषा में हैं, भारत में दक्षिण भारत और पश्चिम भारत की दोनों की और पूर्वी भारत की सारी भाषाओं में, या आपको बांग्ला में भी उपलब्ध है, या आपको गुजराती में भी उपलब्ध है, या आपको कन्नड़ में भी उपलब्ध है, और आपको तेलुगु में भी उपलब्ध है, ये मराठी में भी उपलब्ध है, और इसके बाद इंग्लिश और हिंदी में है। यानी आपको जो भी पर्सनल फाइनेंस, आपके पैसे, नीतियाँ और इनसे जुड़ी हुई जितने भी आपके सवाल हैं, उन सबको समझने के लिए अब आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मनी 9 का ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने पसंद का विषय चुनिए, आप खर्च के बारे में जानना चाहते हैं या बचत के बारे में, और अपना वीडियो प्ले करिए, आप उसे सुनिए या देखिए, ताकि आपके पास आपके वित्तीय फैसले लेने की ताकत आ सके। बिल्कुल। तो क्या है? देश का पहला पर्सनल फाइनेंस OTT प्लेटफॉर्म है। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ आपको 7 भाषाओं में हर वो कंटेंट मिलेगा जो पैसे से जुड़ी बात आप जानना, समझना, देखना चाहते हैं। भाषा आपकी अपनी होगी, कोई बैरियर नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बांग्ला, आप जिस भाषा में चाहेंगे वो कंटेंट आपको मिलेगा। आपको उसी सरल भाषा में, उसी इंसाइट के साथ मिलेगा जैसा अनुभव आपको मनी सेंट्रल में मेरे अंशुमान जी के साथ होता है। वैसा ही अनुभव आपको हमारे तमाम शोज में जो एंकर्स हैं उनकी भाषा, उनके प्रेजेंटेशन का तरीका, हमारे एक्सपर्ट के साथ वो सवाल जो आपके मन में, जो आप जानना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, वो पूछे जाएंगे। एक पूरी रेंज है शोज की। हम हर दिन आपको एक शो के बारे में बताएंगे, उसकी पृष्ठभूमि बताएंगे, उसका विजन बताएंगे, क्यों हमने वो शुरू किया, उसका नाम क्यों इतना अनूठा है, कितना नया है,
क्या है उस शो की पीछे की पूरी जानकारी, ये हम आपको हर मनी सेंट्रल के माध्यम से देंगे। शुभम, एक और चीज जो मनी सेंट्रल बनाते समय या मनी सेंट्रल के शोज को तय करते समय हमारे दिमाग में बराबर आती रही कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं अपने शो बनाते समय, और कई शो हैं हम आपको लगातार बताएंगे, हम आपकी उत्सुकता बनाए रखना चाहते हैं। आप हर रोज मनी सेंट्रल में आप एक हमारे इससे खास शो के बारे में जानेंगे और आप उस शो को देख कर ये पाएंगे कि वैसे शो शायद कहीं उपलब्ध नहीं है या मौजूद नहीं है। आप हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि आपके दिमाग में सवाल क्या है, आप जानना क्या चाहते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में क्या है, और उस प्रश्न का उत्तर आपको हमारे उस खास शो से मिलेगा। उस शो में आपके लिए ज्ञान भी होगा, उस शो में आपके लिए आप कैसे अपने वित्तीय फैसले ले सकें इसकी जानकारी भी होगी, और इसके साथ आपके पास होंगे वो सारे अपडेट जो आपको अपने आप को वित्तीय तौर पर सुरक्षित बनाने के लिए और अपने आप को वित्तीय तौर पर आज़ाद करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि मनी 9 की पूरी कोशिश ये है कि आप वित्तीय रूप से समझदार हों, आपके फैसले आप खुद लें और अंततः आप फाइनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय आज़ादी हासिल करें, जो कि सबसे बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल, आपकी समझ को समृद्ध करेगा मनी 9, ये हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि मनी 9 का मोटो यही है, नारा यही है, समझ है तो सहज है। अब लौटते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, मनी सेंट्रल की तरफ। सर, मनी सेंट्रल में आज दूसरी सबसे बड़ी खबर कौन सी है? क्योंकि सबसे बड़ी खबर तो आज मनी 9 का ऐप लॉन्च है। सबसे बड़ी खबर आज मनी 9 का ऐप लॉन्च है, जो आपके सामने है। आप डाउनलोड करें, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजें, बताएं कि हम इसे और क्या बेहतर कर सकते हैं और आप क्या क्या जानना चाहते हैं। हमने अपनी समझ से आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं तो इस ऐप में भर दिया है। पर इसके बाद हम आते हैं मनी सेंट्रल की मुख्य खबर पर, और सबसे बड़ी खबर हमारे सामने ये है कि रुपए ने 80 का आंकड़ा पार कर लिया और उसके बाद सरकार और रिजर्व बैंक की पूरे तौर तरीके इससे निपटने के लिए बदल चुके हैं। सरकार आगे क्या करने वाली है? रुपए की गिरावट रोकने की कोशिश करेगी या विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट को रोकने की कोशिश करेगी? इसको हम भीतर से गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा भी कई प्रमुख खबरें हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे। शुभम, बिल्कुल, उन प्रमुख खबरों पर आपको बातचीत हम शुरू करें उससे पहले ऑन द शो देखिए, जिससे पता चल जाए कि कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी खबरें आज मनी सेंट्रल में कवर हो रही हैं। शुरुआत होगी गैस आपूर्ति रुकने से तड़प उठा यूरोप। इसके बाद नए बाजार तैयार करने में जुटा रूस। गिरते रुपए को कैसे साधेगी सरकार, क्या तैयारी है, ये अंशुमान जी से समझेंगे। कमजोर रुपया बिगाड़ेगा सरकार का बजट। शेयर बाजार में भी क्यों सुस्त पड़ा है LIC? जी हाँ, शेयर बाजार चल रहा है, LIC नहीं चल रहा है, और चलते चलते पाकिस्तान तक कब पहुंचेगी IMF की राहत। शुरुआत रूस से। रूस की तरफ से यूरोप की गैस सप्लाई रोकने के बाद यूरोप में गैस संकट खड़ा हो गया है। यूरोप के कई देशों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जल्द गैस की राशनिंग शुरू हो सकती है। सर, ये पहला टेक मेरा इसी पर कि रूस से ये के गैस रोकने के बाद यूरोप से खबरें कि कई देशों में राशनिंग शुरू हो सकती है। कैसे शुरू होगी, क्या तैयारी है? यूरोपीय समुदाय ने, क्योंकि यूरोपियन कमीशन यूरोप के मामलों में जितने भी प्रमुख नीतिगत फैसले हैं उनका फैसला लेने वाली समिति है, उसने अपने मेंबर स्टेट्स को, अपने सदस्य देशों को इस तरीके के कानूनी उपाय करने के लिए कहा है जिससे कि गैस का वेस्टेज रोका जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उतनी ही गैस का इस्तेमाल किया जाए जितनी ज़रूरत है। यानी एक तरह से गैस की राशनिंग की व्यवस्था जो शुरू हो रही है। यूरोपियन कमीशन इन मेजर्स को अगले 1-2 दिनों में अपने सारे मेंबर्स को कम्युनिकेट करेगा या उन्हें बताएगा। ऐसा इसलिए किया गया है, जिस पर हमने कल विस्तार से चर्चा की थी, कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से रूस ने अपने गैस की सप्लाई लगभग बंद कर दी है। रूस का कहना यह है कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे वो अब यूरोप के देशों को गैस नहीं दे सकता। सबसे ज़्यादा और सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्था जर्मनी होगी। इसके अलावा यूरोप की बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर भी असर पड़ेगा। इसके विस्तृत नियम या कायदे जारी किए जाएंगे जिससे कि गैस की राशनिंग हो, और इसके लिए यूरोप के लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि गैस की राशनिंग उन्होंने पिछले कई दशकों में शायद इस तरह से नहीं देखी होगी, पहली बार। और गैस की राशनिंग होने का मतलब है कि घरों में इस्तेमाल के लिए, बिजली घरों में इस्तेमाल के लिए, हीटिंग के इस्तेमाल के लिए, कूलिंग के इस्तेमाल के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस एनर्जी की खपत को अब नियंत्रित करने की तैयारी चल रही है। सर, दूसरी खबर रूस से ये है कि रूस ईरान और चीन के साथ नए बाजार तैयार करने की कोशिश कर रहा है। गैस आपूर्ति अगर यूरोप में नहीं होगी तो बाजार तो चाहिए, बेचना तो है। इसकी क्या तैयारी है?
ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो पैरेलल चल रहा है और दो पूरी दुनिया में, जैसे हमने लगातार मनी सेंट्रल में शुभम इस बात पर चर्चा की कि रूस को अब ये लग रहा है कि यूरोप और अमेरिका किसी भी स्थिति में उसे ना तो तेल बेचने देंगे बाजार में और ना गैस बेचने देंगे, और इसलिए उन सारे उपायों के बीच में जो एनर्जी वार है, इस एनर्जी वार में वो अपनी इकोनॉमी को इंसुलेट करने के लिए, बचाने के लिए नए तौर तरीके कर रहा है। और इसमें काफ़ी पेंच है जो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में या कूटनीति के घटनाक्रमों को नए सिरे से लिख रहा है। इधर जब बाइडेन सऊदी अरब को समझाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो कोई राहत नहीं ले पाए, बाकी सारी कोशिशें समानांतर रूप से चल रही थी, तब मंगोलिया के राष्ट्रपति ने इस बात की घोषणा की कि चीन और रूस के बीच में पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन पर 2024 में काम शुरू हो जाएगा। और ये गैस पाइपलाइन दूसरी पाइपलाइन है, पावर ऑफ साइबेरिया एक पहले से पाइपलाइन है, ये गैस पाइपलाइन रूस से सीधे मंगोलिया होते हुए चीन तक आएगी, और इससे चीन की गैस आपूर्ति में और चीन की गैस की निर्भरता में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, और चीन के पास अच्छी गैस मिलने लगेगी जो अभी तक वो LNG के जरिए लेता रहा है। और इसका एक बड़ा फायदा मंगोलिया को भी मिलेगा, जो कि आमतौर पर एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसके पास गैस समुद्री रास्तों से सामान पहुंचाने की सुविधा नहीं है। ये करीब करीब 2600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो 2030 से अपना काम करना शुरू कर देगी। तो ये तो पहली बात हुई जहां रूस अपने सस्ते तेल की आपूर्ति तो चीन को कर ही रहा है। चीन और भारत रूस के कच्चे तेल के बड़े आयातक हैं प्रतिबंधों के बावजूद भी। और दूसरी जो बड़ा घटनाक्रम है वो तेहरान में हुआ, ईरान में। रूस के राष्ट्रपति ने तेहरान की जो राष्ट्रीय तेल कंपनी है, जिसका नाम नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी है, और जो रूस की सरकारी गैस कंपनी है गैसप्रोम, इसके बीच में $40 बिलियन के एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये डील यूरोप में गैस की आपूर्ति ईरान से रोकने के लिए की गई है। यानी इससे गैसप्रोम और ईरान के ऑयल कंपनीज मिलकर एक दूसरे को गैस की आपूर्ति करेंगी और साझा रूप से बाजार तलाशेंगी। तो यह है वो एनर्जी बाजार की, ऊर्जा बाजार की पेशबंदी जो इस समय चल रही। दूसरी तरफ रूस की तरफ से भारत को सस्ता कच्चा तेल तो दिया गया, लेकिन इसका पेमेंट जो है वो दिरहम में मांगा गया। दिरहम में मांगने के पीछे की जो वजह थी वो ये थी कि रूस पर सैंक्शंस लगे अमेरिका और यूरोप की ओर से, और अगर वो डॉलर में पेमेंट लेता है तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि रूस ने भारत से कच्चे तेल का भुगतान दिरहम में करने की बात कही है। सर, दिरहम में पेमेंट के क्या मायने हैं, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? शुभम, रूस लगातार इस कोशिश में है कि वो अमेरिकी डॉलर से अपने आप को किसी तरह से दूर कर सके या अलग हटा सके, और उस प्रयास के तहत दो नई करेंसीज में ट्रेड करने की कोशिश रूस की तरफ से की जा रही है, डॉलर को के पैरेलल उससे अलग हटने के लिए। तो अगर आप जो ताज़ी खबर जो हमें अरब देशों से और बाकी अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों से मिल रही है वो ये कि रशिया ने यूनाइटेड अरब अमीरात से उसके गहरे रिश्ते हैं, उस हिसाब से भारत को जो ऑयल एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और भारत ने काफ़ी तेल आयात किया है पिछले दिनों में। सऊदी अरब को पीछे करके भारत रशिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर हो गया है पिछले दिनों में। उसका भुगतान अमेरिकी डॉलर के बजाय दिरहम में करने का विकल्प दिया है। यानी दिरहम रशिया के ऑयल ट्रेड का एशिया में एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता है, जबकि भारत की तरफ से इस बात की कोशिश की गई थी कि शायद भुगतान रुपए में किया जा सके, और भारत ने रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड खोला भी है, सेटलमेंट खोला भी है। तो पहली चीज तो दिरहम के साथ हो रही है, और दूसरी एक और महत्वपूर्ण खबर जो आई है वो युआन के साथ आई है। भारत की एक सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक ने युआन के भुगतान के जरिए रशिया से कोयले की खरीदारी की है, और यानी युआन की भी कोशिश कहीं ना कहीं इसे एक और अल्टरनेट करेंसी के तौर पर सामने लाने की, ये खबर भी काफ़ी चर्चा में है। हालांकि आधिकारिक रूप से सरकार ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, पर रॉयटर्स और बाकी एजेंसियों की खबर है जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट देखा है, और उसमें रशिया के बैंक के सहारे, रशिया के युआन के सहारे भारतीय बैंकों की मदद से ये कोयले की डील की गई, जिसमें भुगतान रशिया को कोयले का भुगतान युआन में किया जाएगा, चाइनीज युआन में। डॉलर के मुकाबले रुपया 80 तक तो पहुंच गया, लेकिन अब गिरावट और ना गहरा जाए इसके लिए सरकार कुछ नए कदम उठाती नजर आ रही है। पेट्रोल निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है, और डीजल निर्यात पर टैक्स में कटौती की गई है। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, देश में ज़्यादा डॉलर आएंगे और रुपए को सहारा मिलेगा। हालांकि इसके पीछे सरकार ने जो वजह बताई है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी है, क्योंकि ये फैसला लिया गया था एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते वक्त ही कि अगर
कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आती है तो सरकार इसको रिविजिट करेगी, इसकी समीक्षा करेगी और ज़रूरत लगी तो इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा देगी। आपको बता दें कि 1 जुलाई से पेट्रोल और हवाई ईंधन के एक्सपोर्ट पर सरकार ने 6 रुपये प्रति लीटर की ड्यूटी लगाई थी, डीजल एक्सपोर्ट पर 13 रुपये प्रति लीटर और देश में पैदा होने वाले क्रूड ऑयल निर्यात पर 23,250 रुपये प्रति टन की ड्यूटी लगाई थी। लेकिन अब जो कटौती हुई है उसके बाद पेट्रोल एक्सपोर्ट पर जो टैक्स था उसको पूरी तरह हटा दिया गया है। हवाई ईंधन और डीजल पर टैक्स में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। क्रूड ऑयल निर्यात पर भी टैक्स को घटाकर 17,000 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। देश में इंजीनियरिंग गुड्स के बाद सबसे ज़्यादा जो निर्यात है वो पेट्रोलियम उत्पादों का ही होता है। सर, सरकार का अब लक्ष्य क्या है? अगर देखिए, पहले विंडफॉल टैक्स लगाया गया, अब विंडफॉल टैक्स को हटा लिया गया, ये माना जा रहा है कि सरकार अब एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना जाएगी और कई मोर्चों पर भी ऐसी तैयारियां हो रही हैं। सरकार का लक्ष्य रुपए की गिरावट को थामना है या विदेशी मुद्रा भंडार को साधना है? शुभम, पहला मोर्चा सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर जीतना चाहते तो वो हार गए, क्योंकि बहुत कोशिश के बाद भी रुपए को, डॉलर और रुपए की विनिमय दर को 80 से ऊपर नहीं रोका जा सका। अभी भी लगातार वो स्ट्रगल चल रही है। तो अब ये रणनीति का दूसरा पहलू है जो हमें एक साथ सक्रिय होता दिखाई दे रहा है और इस पहलू के 2 हिस्से हैं जो हमें आज दिखाई दिए। पहली चीज़ तो ये कि सरकार ने विंडफॉल टैक्स में कमी की, पेट्रोल डीजल पर, पेट्रोल से विंडफॉल टैक्स हटा दिया, डीजल में कमी की, ATF में कमी की और क्रूड पर जो टैक्स लगाया गया था उसे कम किया। ये कम करने की कोशिश दरअसल निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश है। जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि सरकार रुपए को बचाएगी या विदेशी मुद्रा भंडार को बचाएगी, तो रुपए की गिरावट को रोकने का कोई विकल्प हमें नहीं दिखता। सरकार के हाथ में इस समय कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। हमने विस्तार से एक इकोनॉमिका में चर्चा की थी और हमने उसमें बताया था कि 3 बड़ी चुनौतियां हैं जिनके कारण रुपए की गिरावट अभी नहीं थामी जा सकती। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से तेजी से बाहर जा रहे हैं, डॉलर की मजबूती रोकना सरकार के वश में नहीं है और इंपोर्टेड महंगाई किसी न किसी माध्यम से आ ही रही, उसे नहीं रोका जा सकता। तो अब कोशिश इस बात की हो रही है कि विदेशी मुद्रा भंडार में जो गिरावट है उसे थामा जाए और उसमें निर्यात बढ़ाने के प्रयास शुरू हुए हैं। निर्यात बढ़ाने के प्रयासों में सबसे बड़ी बाधा ये एक्सपोर्ट टैक्स था, विंडफॉल टैक्स था। इसमें कटौती की गई ताकि जो निर्यात की अपॉर्चुनिटी कच्चे तेल की बिक्री के साथ आ रही हैं, उन्हें सस्ते कच्चे तेल के कारण, पेट्रोल डीजल की बिक्री के कारण आ रही हैं, उन्हें जुटाया जा सके। दूसरी चीज़ ये, इस बात की भी संभावना है कि शायद स्टील के ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है उसे भी रिव्यू किया जा सकता है, उसमें कटौती की जा सकती। तो ये तो पहली चीज़ हुई विदेशी मुद्रा लाने के लिए। दूसरा मुझे जो महसूस हो रहा है शुभम, कि आने वाले कुछ समय में अब भारत सरकार की तरफ से आयात पर और ज़्यादा सख्ती की जाएगी। इंपोर्ट के कब्स आने की गुंजाइश दिखाई दे रही और अगर इंपोर्ट के कब्स आएंगे, इंपोर्ट पर रोक लगाई जाएगी, तभी विदेशी मुद्रा भंडार की निकासी भारत से थोड़ा रुक सकेगी। सोने के आयात को लेकर सरकार पहले ही सख्ती शुरू कर चुकी है, क्योंकि अब विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट रोके बिना रुपए पर मनोवैज्ञानिक दबाव कम नहीं किया जा सकता। सर, एक रेवेन्यू लॉस होगा, ये थ्योरी सामने आई थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जो नहीं बढ़ रही हैं, सरकार इस नुकसान की जो भरपाई है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर कर लेगी। अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है, ये रेवेन्यू लॉस कैसे पूरा होगा? हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है और ये रणनीति बदली, क्योंकि ये रणनीति में हमें बदलाव दिखाई दिया। सरकार की तरफ से 15 दिन पहले कहा गया था कि जितना नुकसान उसे पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती से हुआ है, उसका एक हिस्सा, लगभग एक बड़ा हिस्सा, 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की भरपाई इस विंडफॉल टैक्स से या एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाकर हो जाएगी। और अब ये इसमें तेज कटौती की गई है। अब ये रेवेन्यू लॉस कैसे रिकवर होगा, इस पर सरकार की तरफ से भी कोई रणनीति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो पता चल रहा है कि शायद एक तरफ रुपए की गिरावट के कारण, सस्ते कच्चे तेल के कारण भारत में जो रिफाइनरिंग कंपनियां हैं उन्हें तो फायदा हो रहा है, पर जो सरकारी तेल कंपनियां हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, उनके लिए दबाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके लिए अंडर रिकवरीज, उनके पेट्रोलियम उत्पादों पर जो सही मूल्य मिलना है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए शायद हो सकता है सरकार अब धीमे धीमे इस तरफ बढ़े जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ाने की एक नई प्रक्रिया शुरू हो। कल ऐसी भी चर्चा सुनने में आई थी कि सरकार एक नए तरीके का प्राइस रिवीजन मैकेनिज्म लाना चाहती है, जिसमें कि अब दैनिक रूप से नहीं, 15 दिन में या मासिक आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जाए, जो पुरानी व्यवस्था थी। लेकिन ये जो लॉस विंडफॉल टैक्स को कम करने से हमें दिखाई दिया है, इसकी भरपाई करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं टैक्सेस में बढ़ोतरी करनी होगी, क्योंकि रुपए की गिरावट सरकार के बजट को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, कैसे प्रभावित कर रही है वो भी सुनिए आप, कि कमजोर रुपए की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कई चुनौतियां पैदा हो गई। आयात होने वाली वस्तुओं की महंगाई तो बढ़ी ही है, साथ में सरकार का बजट भी गड़बड़ाने की आशंका गहरी हो गई है। सरकार को फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम उत्पादों की सब्सिडी का बोझ उठाना पड़ता है,
बजट उठाता है दरअसल, और इन उत्पादों के आयात पर निर्भरता ज़्यादा है। लेकिन रुपए की कमजोरी की वजह से आयात महंगा हो गया है, जिस वजह से सरकार पर सब्सिडी का बोझ और बढ़ सकता है। सिर्फ सब्सिडी ही नहीं बढ़ी है, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि रुपए की कमजोरी की वजह से देश की जीडीपी भी प्रभावित हो सकती है। सर, कमजोर रुपया सरकार के बजट को किस हिस्से में, किस मद में सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? दो बड़े असर शुभम को दिखाई दे रहे हैं रुपए की कमजोरी के। अब रुपए की कमजोरी की वास्तविकता स्वीकार कर ली गई है और दो अलग अलग पहलू हैं। एक वित्तीय घाटा या राजकोषीय घाटा जहां दबाव दिख रहा है, और दूसरा जीडीपी पर इसका नकारात्मक असर पड़ने की संभावना दिखाई दे रही। हम उस पर जीडीपी पर बाद में आते हैं। भारत के लिए जो सबसे बड़ा बैलूनिंग डेफिसिट है या जो सब्सिडी का बिल है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा फर्टिलाइजर सब्सिडी का है। सरकार ने पिछले साल के बजट में भी और उससे पिछले साल के इस साल के बजट में भी और पिछले साल के अनुदान मांगों में भी लगातार इस बात में की कोशिश की थी कि फर्टिलाइजर की कीमतें ना बढ़ें और उसकी कीमत, कच्चे माल में बढ़ोतरी को सरकार सह सके, एब्जॉर्ब कर सके, और इसके लिए सब्सिडी का बिल लगातार बढ़ाया गया। लेकिन लास्ट सब्सिडी के बिल में बढ़ोतरी से लेकर शुभम आज तक उस प्राइसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है, और सरकार को अब नया पैसा बजट से सब्सिडी बढ़ाने के लिए उर्वरक में डालना पड़ेगा, क्योंकि उर्वरक की मांग तो साल भर रहती है, एक सीजन के बाद दूसरे सीजन के लिए। ये चुनौती बड़ी है, और अगर ऐसा सरकार करती है और उसे और वो कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी को एडजस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो उसका असर सरकार के सब्सिडी बिल पर दिखाई देगा। इसके अलावा ओवरऑल जो पेट्रोलियम सब्सिडी है, जिसमें एक हिस्सा सस्ते गैस का, उज्ज्वला आदि सिलेंडरों के लिए दिया जाता है, वहाँ भी एलपीजी की लागत तो बढ़ी ही है। कॉमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर्स की कीमतों में तो बढ़ोतरी हुई है, पर जो सब्सिडाइज गैस है उसकी कीमतों में जो कमी, उसकी कीमतों में जो सब्सिडी है, उसका बोझ भी सरकार को उठाना पड़ रहा है। ये दो बड़े मद हैं जिन मदों पर सब्सिडी, कमजोर रुपया सरकार के पूरे सब्सिडी बिल को पटरी से उतार रहा है। पर एक चीज़ इसमें फ़ायदे वाली है, एक छोटा सा फ़ायदा इसमें। फ़ायदा यह है कि अगर रुपया कमज़ोर होता है और आयात महंगा होता है तो सरकार के इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्शन में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि एडवलरम ड्यूटीज़ होती हैं, मूल्यानुसार ड्यूटी लगती हैं, तो सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि आयात महंगा होगा, पर सरकार की दुविधा यह है कि उसे इस समय आयातित महंगाई रोकनी होगी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन रोकनी होगी, जो सिर्फ सरकार के बजट को ही नहीं, हमारे आपके आम लोगों के बजट को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। दूसरा हिस्सा जीडीपी का है। जीडीपी के पुराने आंकड़े हमें बताते हैं कि जब जब रुपए में तेज गिरावट आती है तो उसके अगले साल भारत के जीडीपी में भी तेज गिरावट दिखाई देती है। जो आंकड़े हमारे सामने हैं उस हिसाब से 2017-18 और 2019-20 में रुपए की जब तेज गिरावट आई थी, तो उसके बाद 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 15 साल के लोएस्ट लेवल पे नीचे आ गई थी। और सेम वैसी ही परिस्थिति हमको दिखाई देती कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में। जब जब रुपया बहुत तेजी से टूटता है, गिरता है, तो कंपनियों की जो ग्रोथ है, उनके प्रॉफिट की ग्रोथ है, उस पर भी असर पड़ता है। और शायद यही वजह है कि भारत के आर्थिक विकास दर को लेकर जितने भी आकलन आ रहे हैं वो सब डाउनग्रेड किए जा रहे हैं, क्योंकि रुपए की गिरावट भारत की आर्थिक विकास दर पर, पिछला जो प्रमाण हमें बताते हैं, पिछला जो इतिहास बताता है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि कमजोर रुपया भारत की आर्थिक विकास दर पर कम से कम इस साल और अगले साल भारी पड़ेगा। बिल्कुल, तो यानी कमजोर रुपए से आप और हम इसलिए परेशान क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, सरकार इसलिए परेशान कि खर्चे बढ़ेंगे और देश की जीडीपी भी टूट सकती है, क्योंकि पुराने प्रमाण ऐसे हैं कि जब जब रुपया इतना कमजोर हुआ है, अगले साल जीडीपी पर इसका खराब असर पड़ा है। अब बात एलआईसी की। शेयर बाजार दौड़ रहा है, बीते 4 दिन में अच्छी खासी तेजी आई, लेकिन एलआईसी का शेयर नहीं चला। एलआईसी के शेयर की तो खैर बुनी ही ठीक नहीं हुई थी। क्या हुआ बीते 45-50 दिनों में लिस्टिंग के बाद से, आप देखिए प्रवीण शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद से मानो एलआईसी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। पहले आईपीओ निवेशकों को घाटा हुआ और अब रिटेल निवेशक मुंह मोड़ रहे हैं। लिस्टिंग को अभी 1.5 महीना ही हुआ है और 2 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशक अपने शेयर बेचकर कंपनी से बाहर हो गए। कंपनी की जब लिस्टिंग हुई थी तो 39.86 लाख रिटेल निवेशकों का पैसा लगा हुआ था और उनकी संख्या अब घटकर 37.65 लाख रह गई है। और सिर्फ रिटेल निवेशक ही क्यों, विदेशी निवेशक भी अपने पोर्टफोलियो से एलआईसी को बाहर कर रहे हैं। लिस्टिंग के समय कंपनी में 59 विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पैसा लगाया हुआ था और अब उनकी संख्या भी घटकर 47 रह गई है। दरअसल लिस्टिंग के बाद से ही कंपनी ने अपने निवेशकों को निराश किया है, फिर चाहे वो संस्थागत निवेशक हो या रिटेल, सभी को नेगेटिव रिटर्न ही मिला।
आईपीओ के समय इशू प्राइस 889 रुपए से लेकर 949 रुपए रखा गया था और अब भाव 700 रुपए से भी नीचे है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि निवेशकों का हर वर्ग एलआईसी की पिटाई से डर गया हो। शेयर का घटा हुआ भाव देख कई निवेशक अपने पोर्टफोलियो में एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़ाने लगे हैं। म्यूचुअल फंड्स को ही देख लीजिए, जब शेयर लिस्ट हुआ था तब सिर्फ 19 म्यूचुअल फंड स्कीमों ने इसमें पैसा लगाया था और अब उनकी संख्या 100 तक पहुंच गई है। रिटेल में भी मजे हुए निवेशकों ने निचले स्तर पर खरीदारी बढ़ाई है। यही वजह है कि कंपनी में पैसा लगाने वाले छोटे इन्वेस्टर्स की संख्या तो घटी, लेकिन उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई। कई ब्रोकिंग कंपनियां भी अब निचले भाव पर एलआईसी में निवेश की सलाह दे रही हैं। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित एंटरप्राइज वैल्यू के आधार पर कंपनी की वैल्यूएशन काफी सस्ती है और कंपनी की वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस भी अनुमान से 34% अधिक रही है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 830 रुपए के लक्ष्य के लिए एलआईसी में खरीदारी की जा सकती है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि अन्य इंश्योरेंस शेयरों की तुलना में एलआईसी का शेयर सबसे सस्ता है और बाजार इसके शेयर को सही भाव नहीं दे रहा। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका अभी भी एलआईसी को आउट परफॉर्म रेटिंग दे रहा है और लंबी अवधि में कंपनी के शेयर का लक्ष्य 930 रुपए मान रहा है। हालांकि कंपनी जब शेयर बाजार में लिस्ट हो रही थी तो उस समय भी कुछ ब्रोकिंग कंपनियों ने खरीदारी की सलाह दी थी और कई निवेशकों के लिए वो सलाह दूध के जले जैसी हो गई। यानी इस बार निवेशक एलआईसी में पैसा लगाने की जल्दबाजी में नहीं है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। भारतीय शेयर बाजार में लंबी गिरावट के बाद अब रिकवरी देखने को मिल रही है। 4 दिन से शेयर बाजार में लगातार मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। 4 दिन में सेंसेक्स 2000 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त आ चुकी है और निफ्टी भी 16,500 के ऊपर निकल गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण लेवल था। बहुत सारे एक्सपर्ट ये मान रहे थे 16,200, 16,400 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है और टिकता है तो ये एक अच्छी तेजी की शुरुआत हो सकती है। 9 महीने से शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली भी अब कुछ थमती दिख रही है। बीते 2 दिनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में करीब 1,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। सर, ये तेजी कितनी टिकाऊ है? जो पुराना वाला बुल रन था क्या रिज्यूम हुआ है या आपको लग रहा है नहीं ये अभी डेड कैट बाउंस है? डेड कैट बाउंस भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये वैल्यू बाइंग है। मार्केट में इतनी तेज गिरावट है और हम लगातार शेयर बाजार पर चर्चा के दौरान ये बताते रहे हैं कि भारतीय शेयर बाजार के जो मुख्य और बड़े खिलाड़ी हैं वो बाजार से बाहर हैं, वो बराबर निकल रहे हैं। हालांकि उनकी बिकवाली में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी भारतीय बाजार में की अंतर्धारणा में, फंडामेंटल्स में कोई बड़ा ऐसा बदलाव नहीं हुआ जिससे आपको लगे कि आप एक बुल रन यहाँ से प्रेडिक्ट करना शुरू करेंगे। जो बढ़ोतरी हमें बाजार में हाल फिलहाल में दिखाई दी उसमें काफ़ी सारी बढ़ोतरी शेयरों के काफ़ी करेक्ट हो जाने के कारण थी, जिस खरीदारी के कारण आई है। इसके अलावा जो भारतीय निवेशक हैं, जो भारत के म्यूचुअल फंड हैं, वो लगातार खरीदारी करेंगे ही, क्योंकि उनके पास उनके एसआईपीज़ में इक्विटी का फ्लो बना हुआ है। हालांकि उनके रिटर्न्स कम हो रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में पिछली गिरावटों से उस गिरावट की तुलना में बुनियादी फर्क ये है कि बाजार तो गिरे हैं पर बाजार टूटे नहीं हैं, बाजार पूरी तरह ढहे नहीं है, क्योंकि भारत में छोटे निवेशकों की बचत उसको सहारा देकर आगे बढ़ा रही है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी फिलहाल जितने भी आकलन हमें मिल रहे हैं दुनिया में, उसमें मंदी के बादल अभी छटे नहीं हैं, महंगाई की संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। ये 2 बड़ी संभावनाएं। बोफा का एक सर्वे आया और बोफा का कहना यह है कि दुनिया के निवेशक अपने आप को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में देख रहे हैं और उनका मानना है कि वो बियरिश ट्रेंड आने वाले समय में बढ़ेगा, कि ग्लोबल रिसेशन एक बड़ा खतरा है। सेंट्रल बैंक अभी लगातार बहुत हॉकिश हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अगले एक ही दिन में शायद यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी आएगी, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। कई जगह क्रेडिट डिफ़ॉल्ट की समस्याएं आने की संभावना दिखाई दे रही। दुनिया के कई सारे देशों में दबाव दिख रहा है। हमने श्रीलंका और पाकिस्तान की परिस्थिति देखी है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हुआ, उसके नए आयाम अभी खुल सकते हैं। और इसके अलावा महंगाई और बाकी चुनौतियां तो हैं ही। इसलिए शेयर बाजार में ये बढ़ोतरी तो है, पर इसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वैल्यू बाइंग है। जैसे आज हमने स्टॉक मार्केट में जब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज हमने इस बाजार में तेज़ी देखी, क्योंकि विंडफॉल टैक्स में कटौती हुई थी और उसका असर हमें ऑयल स्टॉक्स के परफॉर्मेंस पर दिखाई दिया। बिल्कुल। अब बात पाकिस्तान की। आईएमएफ से राहत पैकेज की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को कुछ और देशों से भी कर्ज मिल सकता है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री का कहना है कि उन्हें मित्र देशों से लगभग 4 अरब डॉलर मिलने का अनुमान है। इस पैसे से पाकिस्तान को अपने आर्थिक हालात सुधारने में मदद मिलेगी। हालांकि राहत पैकेज की मंजूरी के बावजूद
पाकिस्तान का रुपया लगातार टूट रहा है। मंगलवार को $1 की कीमत पाकिस्तान के 224 रुपए के बराबर हो गई। सर, IMF के पैकेज से मंजूरी हो गई है, मित्र देशों से पैसा मिल सकता है ऐसे अनुमान है, मिला कुछ नहीं है। ये IMF का पैसा अटका कहाँ है? अभी कुछ मिला नहीं है पाकिस्तान को। पाकिस्तान से IMF की सहायता पर सहमति बन गई, सैद्धांतिक सहमति बन गई है, ऐसी बात पाकिस्तान की सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कही गई। दो तरीके की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। पहली बात ये एक बात जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षक या जो IMF के कामकाज को करीब से समझने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने अभी रिटर्न में कमिटमेंट्स नहीं दिया है, डील साइन करना ज़रूरी है और वो डील साइन नहीं हुई है, इसलिए पाकिस्तान को तात्कालिक तौर पर कोई मदद नहीं मिल रही है। सारी चीज़ें शुभम IMF की मदद से जुड़ी हैं। अगर IMF पाकिस्तान को मदद देगा तो बाकी देश भी उसको मदद देंगे, क्योंकि एक किस्म की साख वापस लौटने की संभावना होती जब IMF किसी देश के बेल आउट के लिए आगे आता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की चुनौती से ख़त्म नहीं होती। फिच ने और मूडीज़ ने, इन दोनों एजेंसियों ने पाकिस्तान की रेटिंग निगेटिव कर दी है। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग निगेटिव की है और उसका लॉन्ग टर्म जो फॉरेन करेंसी बॉन्ड है उसकी रेटिंग को नेगेटिव किया है। और उसकी वजह यह है कि दुनिया की एजेंसियां ये मान रही हैं कि पाकिस्तान को IMF का बेल आउट पैकेज भले ही मिल जाए पर उसकी अर्थव्यवस्था में इस बेल आउट पैकेज को लागू करने के लिए इतने सारे कठिन उपाय करने पड़ेंगे कि अर्थव्यवस्था की रिकवरी और ज़्यादा टूट जाएगी और महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि बिजली की कीमतें बढ़ाने का वादा किया है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने का वादा किया है और ये अर्थव्यवस्था को एक लंबी मंदी के और गहरी मंदी के स्पाइरल में धकेल सकती है। पाकिस्तान मूलतः विदेशी मदद पर और बाकी चीज़ों पर चलने वाली अर्थव्यवस्था है। उसकी सबसे बड़ी चुनौती इस समय है कि उसके विदेशी मुद्रा भंडार में पैसा होना चाहिए, जो शायद उसका एक हिस्सा पाकिस्तान को IMF की मदद से मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो बुनियादी अर्थव्यवस्था है, उसमें इस पैकेज से कोई स्ट्रेंथ नहीं आने वाली, कोई ताकत नहीं आने वाली और यही खतरा बराबर बना हुआ है। इसलिए पाकिस्तान के रुपए में लगातार गिरावट दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान का रुपया पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के भीतरी हालात को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बता रहा है कि अर्थव्यवस्था में मदद तो आ रही है, डूबने से बच सकता है, श्रीलंका जैसी स्थिति नहीं होगी, पर आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत या रिकवरी की तरफ बढ़ती नहीं दिखाई दे रही और राजनीतिक अस्थिरता पाकिस्तान में बराबर बनी हुई है, जो हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मुख्य बात इतनी है केवल कि पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल श्रीलंका जैसी नहीं होगी। आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूं, Money9 का मोबाइल ऐप आ चुका है, इसको डाउनलोड करना ना भूलिए। अपने सुझाव हमको भेजिए, आपको क्या अच्छा लगा, क्या और जानना चाहते हैं आप, शोज़ कौन से अच्छे लगे, किन शोज़ में आपको और सुधार लगता है कि होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप हमको भेजिए। ऐप डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस इस समय आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर, जहाँ भी आप ये शो देख रहे हैं वहाँ देख रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस ऐप में बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा जो आपको अब तक यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है। जी हाँ, मनी सेंट्रल तो आपको दोनों जगह मिल रहा है, लेकिन अभी भी 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे शोज़ हैं जो आपको केवल मोबाइल ऐप पे मिलेंगे। तो तत्काल डाउनलोड कीजिए Money9 का मोबाइल ऐप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, कल शाम को 7 बजे फिर मिलूंगा। नमस्कार।